हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो देखिए, बात की जा रही है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया। तो देखिए, अभी रिसेंटली जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो यहाँ पर होते रहते हैं। आपने देखा भी होगा, आईफा अवार्ड हो गए, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार होते हैं, और फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं जो यानी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्में होती हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, इन सभी का चुनाव किया जाता है। तो ये अवार्ड फंक्शन होते रहते हैं। तो अभी फिल्म फेयर अवार्ड यहाँ पर वितरित किए गए हैं रिसेंटली, यानी कल ही। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है उसका खिताब किस फिल्म को दिया गया है। तो देखिए, जो भी फिल्में 2021 में आई थी उन्हीं को ये खिताब मिला है, यानी उन्हीं में से चूज किया गया है फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है शेरशाह। शेरशाह मूवी ने ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। और इसमें जो लीड रोल किया है, यानी जो अभिनेता है इसमें, वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। और विक्रम बत्रा के ऊपर ये मूवी बनी है और शायद आप अभी तक देख भी चुके होंगे, और अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, देश प्रेम से ओतप्रोत मूवी है, क्योंकि विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी हुई मूवी है। अब इसी से रिलेटेड, फिल्म फेयर से रिलेटेड ही 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, जिनमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री, ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो वो दिया गया है रणवीर सिंह को। तो रणवीर सिंह को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है इनकी मूवी 83 के लिए। तो देखिए, जो कपिल देव के जीवन पर, यानी इसमें जो रणवीर सिंह है उन्होंने कपिल देव का रोल किया है, और 83 मूवी आई थी क्रिकेट से रिलेटेड, और इसी मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता, यानी जो बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं वो कौन रही हैं। तो वो यहाँ पर रही हैं कृति सेनन। तो कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड के अंतर्गत इनकी मूवी मिमी के लिए। तो देखिए, ये OTT पर रिलीज हुई मूवी है, यानी अमेजॉन प्राइम में ये मूवी आई थी, मिमी मूवी, जो कि सेरोगेसी पर आधारित थी, जिसमें कृति सेनन ने लीड रोल वहाँ पर किया था। और इसी मूवी के लिए इनको फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर बनाया जाएगा। तो विश्व का जो धार्मिक स्मारक है सबसे बड़ा, वो यहाँ पर बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है। तो देखिए, ये एक योजना है खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए, CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, और जिसे स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में इस योजना को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नीमराना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, बावड़ी जो कि एक तालाब की तरह होती है, और ये एक प्राचीन नीमराना बावड़ी है जो कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है आपकी अलवर जिले में। तो राजस्थान के अलवर जिले में ये बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक थी। तो देखिए, भारतीय नृत्य निर्देशक का क्या मतलब है। तो इसे आप हिंदी में शायद उतना ना जानते हो, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, कोरियोग्राफी। तो कोरियोग्राफी यहाँ पर, यानी एक कोरियोग्राफर थी। कौन थी, भारत की प्रसिद्ध कोरियोग्राफर। तो देखिए, जो माधुरी दीक्षित हैं, काजोल हैं, ये सभी अभिनेत्री हैं, और श्रेया घोषाल एक सिंगर हैं। और यहाँ पर सही आंसर होगा सरोज खान। तो सरोज खान एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्साइल निम्न में से किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, हम कई सारी जो ऑटोबायोग्राफी है उनके बारे में देख चुके हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है दलाई लामा की। तो दलाई लामा के जीवन पर ही आधारित है, स्वयं दलाई लामा के द्वारा लिखी गई फ्रीडम इन एक्साइल बुक। उसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी से रिलेटेड बुक है, और विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम से रिलेटेड बुक है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। तो ऐसा कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था जिसने बंगाल में लगे हुए द्वैध शासन को
समाप्त कर दिया, तो वो गवर्नर है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स ने ही यहाँ पर बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, हर एक राज्य में यहाँ पर राज्यपाल होते हैं और उनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये सीधे तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि देखिए, जो अगर कोई राज्य है तो वहाँ पर जो विधानसभा है उसमें जो भी मेजोरिटी पार्टी होगी उसकी सरकार चलती रहेगी, लेकिन वहाँ पर केंद्र का भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी केंद्र का भी वहाँ पर अधिकार होना चाहिए। तो इसके मद्देनजर राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिससे बैलेंस बना रहे, कोई भी राज्य अपनी तरफ से मनमानी ना कर सके, इसलिए राज्यपाल के कॉन्सेप्ट को लाया गया था और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड, निम्न में से किन पवनों को दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है? तो शायद आप ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये वर्ड जियोग्राफी में काफ़ी फेमस है, क्लाइमेटोलॉजी में इसके बारे में हम पढ़ते हैं और वहाँ पर इससे मिलते जुलते कई सारे और भी वर्ड्स हैं, सभी के बारे में हम डिटेल में बताने वाले, और क्या होता है दहाड़ता चालीसा उसके बारे में भी हम आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो देखिए, बात करें अगर हम पवनों की, जो हमारी विंड्स होती हैं, तो ये 3 प्रकार की मुख्यतः हमारी विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनें। तो देखिए, व्यापारिक पवनें जिसे हम इंग्लिश में ट्रेड विंड्स कहते हैं, तो व्यापारिक पवनों को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं और ये पूर्व दिशा में चलती हैं, यानी पूर्व दिशा में प्रभावी होती हैं जो हमारी व्यापारिक पवनें होती हैं। तो व्यापारिक पवनों को ही हम पूर्वा हवा या गांव की भाषा में हम इसे ही पूर्वैया कहते हैं। तो ये पूर्व दिशा में प्रभावित होती हैं, जो भी व्यापारिक पवनें होती हैं ट्रेड विंड्स होती हैं। उसके अलावा ध्रुवीय पवनें तो नाम से ही स्पष्ट है, पोलर विंड्स यानी कि जो ध्रुवों में चलती हैं, जो हवाएं ध्रुवों में चलती हैं उन्हें हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं और ये काफ़ी ठंडी पवनें होती हैं, क्योंकि ध्रुवों में बर्फ़ जमी रहती है, मोस्टली टाइम यहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है। तो ध्रुवीय पवनें ये ठंडी हवाएं होती हैं, तो ये स्पष्ट हो गया। फिर आती है हमारी पछुआ हवाएं, या जिसे इंग्लिश में हम वेस्टलीज विंड्स कहते हैं, और पछुआ हवाओं से रिलेटेड ही ये कॉन्सेप्ट है, यानी हमारा जो आंसर सही है वो पछुआ हवाएं सही है, यानी पछुआ हवाओं को ही दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए, जो हवाएं होती हैं ये आपकी नाम से ही स्पष्ट है, पश्चिम दिशा में प्रभावी होती हैं, यानी पछुआ हवाएं पश्चिम दिशा में प्रभावी और व्यापारिक पवनें पूर्व दिशा में प्रभावी। अब क्या होता है कि ये देखिए, जो हमारे अक्षांश होते हैं तो 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में चलती हैं। तो जो पछुआ हवाएं हैं वो हमारी 35 डिग्री से 65 डिग्री चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में तेज़ी से चलती है। वैसे तो इनकी दिशा अलग अलग होती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन ये मोस्टली जो अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में तेज़ी से चलती है और जनरेट साउंड इन ओशियन, और सागर में इनके द्वारा एक साउंड जनरेट की जाती है। आपने देखा भी होगा, जो समुद्र होते हैं वहाँ पर एक आवाज़ आती है, जब हवाएं के साथ वहाँ पर लहरें उठती हैं तो उससे एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो उसी प्रकार से ये जब हवाएं होती हैं ये भी एक साउंड को जनरेट करती हैं समुद्र में, और जब ये 40 डिग्री में होती हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है तो इसे ही हम कहते हैं दहाड़ता चालीसा। उसके अलावा ये जब 50 डिग्री में होती हैं, यानी 50 डिग्री में जब ये हवाएं चलती हैं तो इसे हम प्रचंड पचासा के नाम से जानते हैं, और फिर 60 डिग्री और 60 डिग्री में इसे हम चीखता साठा के नाम से जानते हैं। तो ये 3 वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं अच्छी तरीके से। अभी तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इन पवनों को प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है। तो 35 से 65 डिग्री के बीच में चलती हैं, 40 डिग्री में दहाड़ता चालीसा, 50 डिग्री में प्रचंड पचासा और 60 डिग्री में इसे ही चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो देखिए, हस्तिनापुर का जो लौह कार्यान्वयन स्थल है ये उत्तर प्रदेश में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? तो देखिए, जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका जो संश्लेषण है ये किया जाता है आयोडीन के द्वारा। तो आयोडीन के द्वारा ही इसका संश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से
संबंधित है। तो देखिए ये जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट के राज्य नागालैंड से संबंधित है। तो ये नागालैंड का ही एक उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, आपको देखिए जो भी विटामिन है उनके नाम के साथ उनके रासायनिक नाम भी पता होना जरूरी है। तो ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन सी का। तो विटामिन सी का ही रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर आपसे विटामिन सी पूछा जाता तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर विटामिन सी ना पूछकर उसका रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया गया। तो देखिए विटामिन सी जो पाया जाता है मोस्टली खट्टे फलों में पाया जाता है। और आपने पढ़ा भी होगा, आंवला हो गया, आपका संतरा हो गया, इन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, यानी कोई भी खट्टा फल ऑप्शन में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो आपका सही होगा अमरूद। तो अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे खजूर और मूंगफली में प्रोटीन होता है, तो इसमें विटामिन सी कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि खट्टेपन का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। और गेहूं से भी इसका कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से भी हमको देखना होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है बक्सर के युद्ध के बारे में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये युद्ध रहा। तो सबसे पहले बात करें अगर हम बक्सर के युद्ध की, ये कब लड़ा गया? तो ये देखिए 1764 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा गया, और 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और 1764 में हुआ यहाँ पर बक्सर का युद्ध। और एक तरफ थे यहाँ पर 3 शासक, जिनमें शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि एक मुगल शासक था। उसके अलावा मीर कासिम, और मीर कासिम का नाम कहाँ पर आता है? तो वो प्लासी के युद्ध से रिलेटेड है। प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, और उसके बाद यानी मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम वहाँ का यानी बंगाल का नवाब अंग्रेज़ों द्वारा बनाया जाता है। तो फिर ये वहाँ से अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचार के कारण फिर यहाँ पर ये भाग कर आता है किसके पास? शुजाउद्दौला के पास। और शाह आलम द्वितीय वहाँ पहले से ही मौजूद होता है। फिर ये तीनों आपस में मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम तीनों लोग मिलकर अंग्रेज़ों से यहाँ पर युद्ध करेंगे और जीतकर अपना अपना साम्राज्य ले लेंगे। यानी मीर कासिम बंगाल में हो गया, शुजाउद्दौला अवध में, और शाह आलम द्वितीय ये भी अपना यानी सभी अपने अपने जो हिस्सा है वो ले लेंगे। तीनों मिलकर यहाँ पर युद्ध करेंगे। तो ये तीनों वर्सेज यहाँ पर अंग्रेज़ों से युद्ध होता है। और अंग्रेज़ों की तरफ से यहाँ पर नेतृत्व किया था युद्ध का हेक्टर मुनरो ने, और हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों की जीत हुई, क्योंकि अंग्रेज़ काफ़ी यहाँ पर मॉडर्न थे, उनके पास अच्छे हथियार थे, जिनका मुकाबला ये तीनों शासक नहीं कर पाए, क्योंकि ये तीनों ही यहाँ पर जो शुजाउद्दौला हैं, अवध के नवाब हैं, ये अपना जो भी नशे में ही चूर रहते थे दिन भर। और शाह आलम ये भी कमज़ोर मुग़ल शासक, इनको भी माना जाता है, शाह आलम द्वितीय को भी। तो इसलिए ये अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पाया और अंग्रेज़ों की यहाँ पर जीत होती है बक्सर के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 23 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो प्रायद्वीपीय नदी का मतलब है यहाँ पर जो हमारी पेनिनसुला रीजन में नदी बहती है, यानी इस रीजन में जो बहने वाली नदी है उसमें सबसे बड़ी जल निकासी घाटी किस नदी में है? तो वो है गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर की ही जो जल निकासी घाटी सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग कितने मीटर लंबी होती है? तो बात की जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो देखिए नाम तो होता है इसका छोटी आंत, लेकिन ये बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। यानी छोटी आंत नाम है छोटी आंत, लेकिन होती है बड़ी है। और इसकी जो लंबाई है वो 7 से 7.5 मीटर होती है। 7 से 7.5 मीटर लंबाई होती है छोटी आंत की। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ होता है? तो देखिए बौद्ध वास्तुकला में कई सारे स्थान आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हम स्तूप के बारे में पढ़ते रहते हैं। साथ ही साथ जो अदर इनसे रिलेटेड हैं मठ होते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर पूछा गया जो चैत्य है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष। यानी बौद्ध वास्तुकला में आपको जहाँ पर भी चैत्य मिले आप समझ लीजिए वो प्रार्थना कक्ष ही है। बुद्ध के अवशेष तो स्तूप से रिलेटेड है, बाकी मठ में बौद्ध भिक्षु रहते
जो निवास स्थान उनका होता है, लेकिन चैत्य यहाँ पर प्रार्थना कक्ष से रिलेटेड है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड साथ डिटेल में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।